नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने क्लास शुरू किए हुए हैं जिसमें हम यूपी डब्ल्यूएससी के जीएस के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। लगभग 13 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें 2015 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं और उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं सारे हम अच्छे से उसको एनालिसिस के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 13 वीडियोज़ हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, वहाँ से जाके आप पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं हम। और अगर आप सभी मित्रों में से कोई टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आए भर्ती के रिगार्डिंग या कोई भी एग्जाम डेट, तो आपको सर्वप्रथम वही बता दिया जाता है वीडियो बनाने से पहले, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई मित्र यहाँ पे बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम मैं बीपीओ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 10 जुलाई तक हमारे पास एक बढ़िया सा ऑफर है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे हम सारे हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं बीपीओ के, और साथ में हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा एक पेड ग्रुप है जूनियर स्टूडेंट का, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका सारा डिटेल मतलब हम जूनियर स्टूडेंट के पेड ग्रुप के तहत यूपीजी के कंप्यूटर और हिंदी का पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और आपको बाकी का जीएस हुआ और चाहे आपका एक सब्जेक्ट जीएस के अलावा एक सब्जेक्ट जीएस हुआ, उसके उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जीएस हुआ और रीजनिंग के ये दो सब्जेक्ट, बाकी का आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे पेड ग्रुप को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है। उससे जरूर आपको फायदा होगा, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 13 क्लासेस हो चुकी हैं इस पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज को। आज 14वीं क्लास है, तो हम लगभग 195 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 195 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 195 से आगे आज क्लास को रिज्यूम करना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। 195 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है पिछली वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 196 से शुरू करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 196, 195 तक हो चुका है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 196 से शुरू करना है, ठीक है। तो अब 196 जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17, 2007 से 12, 2002 से 2007, 1997 से 1902। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी? 2007 से 2012 थी, ठीक है। 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना की योग था, ठीक है। इस पंचवर्षीय थीम क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं और 12वीं दोनों पंचवर्षीय योजना की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, जो कि आज क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज के नाम से भी जाना जाता है? तो HYB बीज क्या है? तो इसको कहते हैं हम उच्च 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 उपज वाली किस्म, उच्च उपज वाली हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऐसी बीज, मतलब आप सिंपली समझिए कि ऐसी बीज जिसको अगर कम मतलब कि जिसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह के बीज को हरित क्रांति में उपयोग किया गया। खाद के साथ ऐसे बीजों का उपयोग किया गया जिनकी उत्पादकता ज़्यादा हो, उनको क्या कहते हैं हम? हाई यील्ड बीज, हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं, जिसे उच्च उपज वाली किस्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो HYB का यह मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री में वित्त पोषित किया गया था? तो यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा? तो यूरोपीय संघ द्वारा, ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की दुग्ध क्रांति चरण 1 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ और फिर EEC द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री में वित्त पोषित किया गया था। मतलब इसको फंडिंग किया था उन्होंने, यूरोपीय संघ ने। इसके लिए NDDB के कार्यक्रम की योजना बनाई गई और EEC सहायता के विवरण की बातचीत की गई, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप जानिए कि जो ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण था उसके लिए यूरोपियन संघ ने फंडिंग किया था, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? ठीक है, दूसरी, तीसरी, पांचवी, दूसरी, तीसरी, पहली या चौथी। तो गाडगिल योजना किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि गाडगिल योजना
तीसरे को कहा जाता है। ठीक है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, इस योजना के तहत। ये होगा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, जो कि आज की क्वेश्चन का आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास का 5वां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर महात्मा गांधी, एम विश्वेश्वरैया या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग? तो आपको पता होगा कि एम विश्वेश्वरैया भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक माने जाते हैं, एम विश्वेश्वरैया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इन्हें सर एम वी के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? सर एम वी, शॉर्ट फॉर्म एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्यक्रम को उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इतना सब डिटेल दिया हुआ है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये पंचवर्षीय योजना 7वीं थी। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्यक्रम में उत्पादकता पर ध्यान देना, केंद्रित करना और उत्पादकता को बढ़ाना। यह योजना सफल रही और अपने निर्धारित लक्ष्य 5% से अधिक 6% की वृद्धि, मतलब कि इसका लक्ष्य 5% था जीडीपी का दर रखना था, लेकिन इसमें क्या निकला? 6% की वृद्धि दर मानी गई। ठीक है, मतलब ये योजना सफल रही, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 202। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएसआर या रेपो दर? तो क्या कहा जाता है? रेपो दर। आपको पता है कि रेपो दर क्या है? देखिए, यहाँ पे बैंक है, ये बैंक, ये रहा आरबीआई। ठीक है, यहाँ से अगर बैंक, देखिए अब आरबीआई इसको देता है, आरबीआई बैंक को लोन देता है, और अगर अल्पकाल के लिए देता है, अल्प मतलब कम समय के लिए देता है, तो ये क्या है? रेपो दर है, रेपो दर। अगर आरबीआई बैंक को देता है और दीर्घकाल के लिए देता है, तो ये क्या है? बैंक दर है। और अगर बैंक आरबीआई को देता है तो ये क्या दर है? रिवर्स रेपो दर है। ठीक है, तो आपको तीनों टर्म याद हुए कि नहीं? अब एक बार और बता देना है, अगर देखिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है और कम समय के लिए, कम अवधि के लिए लोन देता है, तो रेपो दर है। और अगर आरबीआई बैंकों को ज्यादा अवधि के लिए दर देता है, मतलब पैसा देता है, लोन देता है, तो बैंक दर पे देता है। और अगर बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं तो वो क्या है? रिवर्स रेपो दर है। ये तीनों आपको टर्म याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि जिस दर का भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान आरबीआई अध्यक्ष शक्तिकांत दास जो कि 25 में है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि रेपो दर का यूज किस लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, सीधे जानिए। क्वेश्चन नंबर 203 है कि रिजर्व बैंक ने बैंक और अन्य संस्थानों को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? MIBOR, LIBOR या FIBOR या SIBOR? तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो LIBOR मतलब, अब इसका मतलब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के और अन्य नियमित संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफ रेट में परिवर्तन का निर्देश दिया है। LIBOR व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। यह औसत दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बैंक अनुमान है कि विशिष्ट समय अवधि के लिए लंदन इंटरबैंक मार्केट एक दूसरे को उधार ले सकते। मतलब एक तरह से ये देखिए लंदन इंटरबैंक मार्केट एक तरह से ये दर है जो कि फिक्स किया गया है, जो कि एवरेज दर है। आपको इसी दर पे ही लोन देना होता है या लोन लेना होता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड दर बनाया गया है, तो उसी में उन्होंने वृद्धि करने के लिए आरबीआई ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। जब नकद आरक्षित अनुपात आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह होता है अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ेगी। अब सबसे पहले आपको बताना है कि नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है, मतलब सीआरआर क्या होता है। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? जैसे देखिए क्या है कि मान लिया पैसा जमा है किसी पास, ठीक है, तो मतलब बैंकों में पैसा जमा है, तो बैंकों में पैसा जमा है तो उसका कुछ हिस्सा आपको अपने पास कैश में रखना पड़ता है। ठीक है, कैश में रखना पड़ता है। ठीक है, तरलता को नियंत्रित करने के लिए कैश में रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब बैंकों को रखना पड़ता है, तो उसको ही बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति कमी हो जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा
कि CRR का एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा तरलता के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। RBI CRR को बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार लेने के लिए धन हो जाता है, धन कम हो जाता है। इसके इसके उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिस परिणाम स्वरूप कम कम पैसा प्रचलन में आता है। इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है, ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास गति भी कम पड़ जाती है। मतलब सीधी बात है, कैश रिजर्व, देखिए बात यह है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा तो मतलब इसका मतलब है कि बैंक अपने पास ज़्यादा धन रख रहा है, ठीक है, और कर्ज के रूप में या लोन के रूप में लोगों को कम धन दे रहा है। तो इसका मतलब कि कम कम धन देगा तो महंगाई कम होगी, ठीक है, महंगाई कम होगी, लेकिन यह है कि आर्थिक गति भी धीमी पड़ जाएगी, ठीक है, पैसे का मार्केट में कमी आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट द्वारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक द्वारा। तो किसके द्वारा इसको किया गया? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो RBI द्वारा की गई थी, ठीक है, RBI द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। भारत सरकार के परामर्श बैंक प्रबंधन अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं परामर्श के लिए स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना किसने की थी? RBI ने। यह एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या विजया बैंक? तो किसका नहीं किया गया? विजया बैंक का नहीं किया गया। विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। बैंकों को राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण 1969 के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें शामिल हैं इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और देना बैंक या यूनियन बैंक। ये सब ज्यादा लगभग 12-16 बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था प्रथम चरण में, और दूसरा फेज कब आया था? 1980 से 82 के बीच में दूसरा फेज आया था, ठीक है। इंदिरा गांधी सरकार ने दोनों बार किया है राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 207। 1981 में के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण में मंजूरी दी गई? तो नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई 1981 के किस अधिनियम के द्वारा? संसद द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी है, अधिनियम 61 द्वारा। संसद द्वारा नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी 1981 के अधिनियम 61 के तहत दी गई। यद्यपि कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुपालन में RBI ने नया दिशा निर्देश तैयार किया है। कौन सा दिशा निर्देश तैयार किया है? बैंक क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए निजी क्षेत्र के बैंकों में के प्रवेश के नियंत्रित करने के लिए, मतलब इसका नरसिम्हन समिति को बनाया गया था, ठीक है। कंबाइंड टेक्निकल में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुपालन में RBI ने बैंकिंग क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नरसिम्हन समिति की स्थापना अगस्त 1991 में RBI के पूर्व गवर्नर S नरसिम्हन की अध्यक्षता में की गई, जिसने बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी बाजार सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए व्यापक सिफारिशें की थी, ठीक है। तो ये है नरसिम्हन समिति की सिफारिशें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन, राजकोषीय सुधार। तो कौन सा नहीं था? कर सुधार इसमें नहीं था, ठीक है। 1991 में आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा थे कौन कौन से थे? ट्रेड एंड कैपिटल इन्फ्लो रिफॉर्म, इसको करना था भाई। और कौन कौन से हैं देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करना था, टैक्स रिफॉर्म करना था, फिजिकल रिफॉर्म करना था, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म करना था, प्राइवेटाइजेशन करना था, जबकि भुगतान संतुलन समायोजन मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टेबलाइजेशन में हिस्सा लेता था, ठीक है। तो मतलब ये इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर 210। देखिए पिछली बार जो पेपर हुए हैं, चाहे पीईटी 2023 का पेपर हो, चाहे कंबाइंड टेक्निकल का हो, चाहे बीडीओ का पेपर हो, इसमें पेपर का स्तर एक अच्छा था, इसमें क्वेश्चन के भी स्तर अच्छे थे। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? तो आरबीआई द्वारा, भारत आयकर अधिनियम द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा या एनडीआरएफ द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का निगरानी की है और सुनिश्चित किया गया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण व्यवसाय अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में शामिल न हो। सभी जीएसटी मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों को 1 दिसंबर 2022 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निपटाया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था 210 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा? थोड़ा आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, थोड़ा तो आपको थोड़ा सा कम आ सकता है, तो उसको आराम से पढ़ेंगे आप। क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसमें से कोई मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि 13 वीडियो बन चुके हैं पहले भी, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखते रहते हैं और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं, तो जब भी आपका पेपर होगा, चाहे पीटी का हो, चाहे जूनियर स्टैंड का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मित्र यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया हमारा, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल करना ज्वाइन बहुत जरूरी है। वहाँ पे बहुत कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तत्काल प्रभाव से वहाँ पे बता दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे नोट्स वहाँ पे डाले जाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर डाले जाते हैं, ठीक है। अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहा है, जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीओ के ग्रुप के तहत हमने 10 जुलाई तक एक ऑफर निकाला हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही कम फीस है, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, बाकी का हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट की जो बैच है उसमें हम 3 सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जीएस और रीजनिंग को छोड़कर बाकी का और 3 सब्जेक्ट जो है जूनियर असिस्टेंट के, उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है। उसमें टेस्ट भी प्रोवाइड आपको कराया जाएगा जब भी पेपर नजदीक आपका आएगा, ठीक है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम को चेक करिए, वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप पेमेंट करके और ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, ठीक है। तो पूरा मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।